मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहाँ से। आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड करता हूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। कहाँ रियासत मदीना और कहाँ ये फस्ताई हुकूमत। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा फैशिस्ट हुकूमत कभी नहीं आई। किसी मशीन के हवाले से कोई भी कानून साजी की गई, हम उसे जूते के नोक पर रखते। जिस किस्म का मनफी रवैया अपोजिशन की तरफ से रहा, उसके नतीजे में ये कानून हमें अकेले ही पास करने पड़े। आज जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को, एक तवील अरसा उनको याद रहेगी। ज्वाइंट सेशन में हुकूमत का जीत नहीं शिकस्त हुआ। वेलकम टू एजेंडा 360। एक काफ़ी हैपनिंग हफ्ता गुजरा कानून साजी के हवाले से कि जहां बहुत सारे पेंडिंग कवानीन जिनको ऑर्डिनेंस की शक्ल में हुकूमत लाई थी और वो लैप्स होने वाले थे, या फिर उन चीज़ों को जिनको बिल्स की शक्ल में हुकूमत ने पास कर दिया था, वो सेनेट से या तो रद्द कर दिए गए थे या सेनेट में फंसे हुए थे, उन सब को एक स्टीम रोलर दिन पर एक ऐसा जॉइंट सेशन कॉल किया गया था पिछले हफ्ते जिसको ताखीर का शिकार होना पड़ा था, मुलतवी करना पड़ा था, जिसके बाद क़यास राइयाँ ज़बान ज़द आम थी कि शायद ये सेम पेज का ख़त्म के ख़ात्मे की एक शाखसाना है कि एक नंबर्स पूरे ना होने पाने की वजह से उनको पता चल गया हुकूमत को कि उनके नंबर्स पूरे जॉइंट सेशन में भी नहीं हो पाएंगे, उनकी तरफ से डिफेक्शंस होंगी, इसलिए मौखर करनी पड़ी ये कोशिश। लेकिन इस हफ्ते एक बार फिर से जॉइंट सेशन का ऐलान हुआ। एक बार फिर से हुकूमत ने सेम पेज और नॉट अपनी बरतरी और अददी अक्सरियत का मुजाहरा किया। चाहे जमहूरी रिवायात की धज्जियाँ बिखेरी, चाहे स्पीकर साहब ने जिस तरह भी एक्ट किया, अगेंस्ट पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एक्ट किया, जिस तरह हैंड काउंटिंग हुई, और चाहे डिबेट को स्टाइफल किया गया, ख़ास तौर पे इलेक्टोरल नॉर्म्स के ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। बात यही है कि हुकूमत ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए, अददी तौर पे वो नंबर्स पूरे कर लिए जो कि सेम पेज के ख़त्म होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ बज़ाहिर ताल्लुकात ख़राब होने की क़यासराइयों के बाद ये लग रहा था कि अब ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन एज हैज़ बीन यूजुअल प्रैक्टिस इन द पास्ट 3 years, ये सामने आते हुए नज़र आया। जो कोर ऑफ द लेजिस्लेटिव फंक्शन था, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस और हाईलाइट भी हुआ है, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तकनीकी जिद्दत के तरफ जाते हुए कि जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाएगी और वो किस तरह इस्तेमाल की जाएगी, उसके लिए कानून साजी हुकूमत ने अपना एक काफ़ी देर से हॉबी हॉर्स बनाया हुआ है। हालांकि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन, जो कि आइनी तौर पे वो अहल इदारा है जो फैसला करेगा, वो मजाज इदारा है जो कि उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी फैसला करेगा, लेकिन उसके ऊपर इंक्रोच करते हुए अकॉर्डिंग टू सम ये लेजिस्लेशन जब सामने आई, जिसके इस्तेमाल को इलेक्शन कमीशन रद्द कर चुकी है, वही EVM को थ्रू पार्लियामेंट बाय वे ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसकी नेसेसिटेशन जो है, उसका इस्तेमाल चंद शराइत पर मलबूज करके ये ज़रूरी अब कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। अब इसकी ये महज एक इलेक्टोरल प्रॉमिस पूरा करना है PTI की तरफ से, या वाकई में हम अगले जनरल इलेक्शंस में होते हुए देखेंगे। इसके अंदर ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन का भी एक हाथ होगा। इस तक आते हुए, इस इजलास तक आते आते क्या बातें हो रही थी और PTI अपनी पोजीशन और PTI के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी पोजीशन सामने कैसे रखते थे, वो आपको दिखाएंगे। और फिर इस इजलास में होना क्या चाहिए था और हो कैसे गया, और ये अपोजिशन कर क्या रही थी, और ये अपोजिशन के लीडर साहब जो हैं वो कह क्या रहे हैं और हुआ क्या है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि दिलचस्प है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब चाहते तो कम से कम विजुअली इस तरह नहीं लगता कि अपोजिशन पार्लियामान के अंदर बैठी हुई कोशिश भी कर रही है और हार भी रही है। मतलब दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ, अगर आप उस प्रोसेस को लेजिटिमेट ही नहीं मानते जो आपके सामने हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ, अपोजिशन ने वॉकआउट नहीं की, अपोजिशन ने अपनी बात नहीं की, अपोजिशन आखिर में भी बैठी रही ये सोचते हुए कि शायद अब कुछ होगा जहाँ पे हम धमाका करेंगे और ऑप्टिक्स के लिए शोर मचाएंगे। वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो क़यासराई हो रही थी कि शायद वज़ीर आज़म साहब अब कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने सोचा हुआ था, अपोजिशन की तरफ से ये रिपोर्टिंग हुई है कि अपोजिशन ने सोचा हुआ था हम कानून साजी के अंदर या तो उनके साथ मिले हुए थे या कानून साजी के अंदर उन्हें रोक नहीं पाए, तो आखिर में शोर शराबा करके विजुअली कम अज़ कम इम्पेयर करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो वज़ीर आज़म साहब ने या तो इस बात को मालूम होने के बाद या फिर पहले से ही प्लान करके वो फिर बयान देने आई नहीं, और अपोजिशन जिसका काम था, जिसकी स्ट्रैटेजी शुरू दिन में ये थी कि शायद हम पार्लियामान के अंदर जाएंगे ही नहीं, या शायद अंदर जाके फ़ौरन बाहर आ जाएंगे, वो न सिर्फ अंदर गई, न सिर्फ उसने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, बल्कि वो एंड तक बैठी भी रही कि शायद अभी शो के बाद क्रेडिट्स बाकी हैं। इस सब कुछ के अंदर लीडिंग अप टू द जॉइंट सेशन इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे
अपना मौक़िफ़ सामने रखा था और अपोजिशन की नीयत उनके मुताबिक क्या थी वो भी सामने रखी थी। आइए आपको दिखाते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनाग्रेशन किया, हाथ रख के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूँ कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए हैं, कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं पता नहीं किस चीज़ से। आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर आजम, वजीर आला कोई गलत चीज़ कहे, वो 2 मिनट में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं। लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फ़ोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज़्यादा कर्ज़े की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज़्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात। अच्छा, ये था खान साहब को मौके पे। ज़ाहिर है डॉक्टर के ऊपर बहुत सारे कवानीन थे जिनको लैप्स होने से बचाना था। कुछ कवानीन थे जिनको ज़रूरी तौर पे हमारी इंटरनेशनल पोजीशनिंग की वजह से पास करना था। कुलभूषण यादव के हवाले से भी कानून पास हुआ है जो उसको राइट ऑफ अपील देता है। वो क्या है और उसके ऊपर तनकीद किस तरह की जा रही है, और ये एक तहत क्यों है क्वालिटी कॉन्वर्जेशन का, जो कि दिखाता है कि अपोजिशन के दर हकीकत जो कोशिशें हैं वो खोखली हैं। और क्यों खोखली हैं, क्योंकि वो किन बातों के ऊपर रिलाई करती हैं, इस पर भी बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं फवाद चौधरी साहब का ये तमाम कवानीन पास होने के बाद जो अगर कोई एक इंसान ह्यूमिलिटी से जिसने एक्ट किया हो और इस मामले को अब एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बनाने की कोशिश की हो बजाय इसके कि वो ढोल पीट रहे हो, वो फवाद चौधरी साहब थे। उन्होंने क्या कहा? बदकिस्मती से हमने ये देखा कि जिस किस्म का मनफी रवैया अपोजिशन की तरफ से रहा, उसके नतीजे में बिल आखिर ये कानून हमें अकेले ही पास करने पड़े। उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है, इन्होंने तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट भी कभी अपने अंपायरों के बगैर नहीं खेली। मैं हैरान हो जाता हूँ। आज मुझे अभी किसी ने भेजा कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई बैरूनी इमदाद जो है वो हम नहीं लेंगे, यानी मार्शल लॉ की गोद में परवरिश पाने वाले, जिनकी तमाम सियासत ही जो है वो दूसरों के कंधों के ऊपर रही हो, वो हमें बता रहे हैं कि कैसे सियासत करनी चाहिए और क्या असूल है और क्या नहीं है। आज जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को इन अहम मामलात के ऊपर, ये उनको एक तवील अरसा उनको याद रहेगी। अच्छा, ये अब आप जो शिकस्त के बाद जो अव्वल तो ये शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे थे इस पे भी आएंगे, लेकिन पहले जो मेरिट्स पे जो तनकीद हुई है वो उसके ऊपर अगर हम जरा बात कर लें। फजलुर रहमान साहब ने पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से क्या कहा है आपको दिखाते हैं। फजलुर रहमान साहब, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से या किसी मशीन के हवाले से कोई भी कानून साजी की गई तो हम उसे सिर्फ मुस्तरद नहीं करेंगे, उसे जूते के नोक पर रख देंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जूते की नोक पे रखते हैं। बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं और ये हम तकरीबन 70 साल से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन आप मेरिट पे बताइए, आप उस बात के वजन के हवाले से एक काउंटर आर्ग्यूमेंट वजन के साथ पेश कीजिए, शोर के साथ नहीं, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके अंदर एक सेपरेट पोल काउंटिंग का मैनुअल अमल भी चल रहा हो, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही हो, तो ये किस तरह से बुरा है आपकी नज़र में? अगर आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सारे डब्बे उठा के ले जाएगी, सारी मशीनें उठा के ले जाएंगी, तो अगर उसके साथ साथ ऑक्सिलरी में काउंटिंग का एक अलग मेथड लगा हुआ है, तो क्या वो इस वक्त से बेहतर नहीं है कि जहां सिर्फ डब्बे ही हैं? अब इसके ऊपर आपको क्वालिटी रिलेटेड कॉन्वर्जेशन नहीं मिलेगी। अब दूसरी बात कुलभूषण यादव के हवाले, ये बात जरूरत है कि इस सब कुछ के ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी और डिबेट को इनकरेज करना चाहिए था। ये ऑपोजिशन को एक रोड रोलर के नीचे डालने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल खान साहब कुछ तरह सोचते हैं इस ऑपोजिशन के हवाले से, वो सबके सामने आया है। अब 3 साल हो गए। अच्छा, एहसान इकबाल साहब की तरफ से जो अमूमन मंतक के साथ बात करते हैं और लिहाजा ये खुसूसी एक इशू है कि वो अपनी मंतक यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं एहसान इकबाल साहब। मैं सवाल करना चाहता हूँ इमरान न्याजी से कि क्या भारत की लोकसभा कभी किसी पाकिस्तानी जासूस को
ऐसा NRO देने का कानून पास कर सकती है? कौमी गैरत, कौमी हमीयत का जनाजा निकाल रहे हैं। फिर इसी तरह स्टेट बैंक को जिस तरह IMF की डिक्टेशन पे ये तरामीम करके एक खुद मुख्तार इदारा बना रहे हैं जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से बाहर होगा, ये पाकिस्तान को मुआशी गुलामी में धकेलने के बिल बुलडोज कर रहे हैं, इंतखाबात को मुतनाज़ा कर रहे हैं, दुश्मन मुल्क के जासूसों को NRO दे रहे हैं। हमने 2/3 अक्सरियत के बावजूद कंसेंसस के साथ इंतखाबी इस्लाहात की। अगर आप इंतखाबी इस्लाहात को कंसेंसस के साथ नहीं करेंगे तो आपने आज ही से अगले इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया। देखिए, बसद एहतराम एक शख्स जो कि अपने कंधे में गोली लेके घूम रहा हो मिस इन्फॉर्मेशन और हेट मॉन्गरिंग की वजह से, जिसकी हुकूमत के नीचे से के तख्ता उलटने के अंदर एक अहम किरदार ओथ के हवाले से और तौहीन रिसालत के हवाले से इल्ज़ामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की वजह से एक मोमेंटम क्रिएट किया गया हो, वो और जिसके खिलाफ बेबुनियाद इंडिया की दोस्ती और मोदी के यार होने के इल्ज़ामात पे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया हो, कम अज़ कम उनको इस इशू के ऊपर क्लैरिटी देनी चाहिए, ना कि वही उज़र इस्तेमाल करने चाहिए जो कि उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए थे, जो कि देखते हैं कि कितना उसका डैमेज था। कुलभूषण यादव को हमने जो भी किया, हमने एक मिलिट्री अदालत के थ्रू उसको सज़ा दी, उसको एक आम अदालत के थ्रू सज़ा होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ये डिबेटेबल है। उस सज़ा की अपील होनी चाहिए थी या नहीं, ICJ ने कहा कि क्योंकि उस सज़ा से कोई अपील नहीं है, लिहाजा हम उस कोर्ट ऑफ लॉ की एक्शन को डिफिशिएंट समझते हैं। लिहाजा कुलभूषण यादव को एक अपील का प्रोसेस देने के लिए कानून के अंदर तरमीम लाई गई, ताकि ICIJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो प्रोसीजर ऑफ जस्टिस जिसके अंदर एक बुनियादी हक होता है राइट टू अपील, क्योंकि वो मिसिंग था, उसको पूरा करने के लिए ये हुकूमत ये कोशिश कर रही है। अब आप तनकीद ये कर सकते हैं कि ये हक अगर एक कुलभूषण यादव को मिल रहा है तो पूरे पाकिस्तानियों, तमाम पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए। ये खुसूसी अदालतें जो हैं इनके प्रोसेस को एक मेयार पे होना चाहिए। आप ये सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप ये कुलभूषण यादव को NRO दे रहे हैं, जो कि आपको दिखाते हैं बिलावल साहब ने भी कहा। आज जॉइंट सेशन में हुकूमत का जीत नहीं शिकस्त हुआ है। EVMs का बात हो, कुलभूषण यादव का NRO के बात हो, IMF की गुलामी के बात हो, हम मुत्तहिद है। अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि इनका जो कानून साजी है वो रूल्स के मुताबिक है, तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से ये सारी बातें जो है IMF की गुलामी, अब आप अगर एक स्टेट बैंक को ऑटोनमस बना रहे हैं ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो, ये IMF की गुलामी नहीं है। ये IMF के कहने पे आप आज इसलिए कर रहे हैं, इसलिए आप उनके अरबों डॉलर के मकरूज हैं, लेकिन ये उनकी नज़र में आपकी मईशत के लिए एक बेहतर अमल है। और दुनिया भर के अंदर सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो ऑटोनॉमी की तरफ हैं, या फिर अगर ऑटोनमस नहीं है तो वो मुल्क जो है वो उस लैक ऑफ ऑटोनॉमी का नुकसान भुगतते हैं। अब ये बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, IMF की गुलामी की बात कर देना और कुलभूषण को NRO कह देना, ये एक डाइल्यूशन ऑफ ऑपोजिशन है। ये फिर ऑपोजिशन का जो हकीकतन काम है ये उससे शायद हट के, ये मेरी राय है। अब ऑपोजिशन का हकीकतन काम क्या है कि इस प्रोसेस को डिलेजिटिमाइज करे, इस प्रोसेस को कॉल आउट करे कि अगर ये किसी के जोरे बाजू हो रहा है जो कि अनइलेक्टेड है तो उसको कॉल आउट करे, इस पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को बढ़ाने के लिए इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा ना डाले। अब इस सब कुछ के अंदर हिस्सा भी डाल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर थी कि उनसे कहा गया था कि फिर हम वॉकआउट कब करेंगे, तो उन्होंने कहा था मेरे इशारे का इंतजार करना। वो इशारा अभी तक नहीं आया है, वो वही है जहाँ एयरपोर्ट का रास्ता था, वहीं कहीं गुम गया। इससे लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम जॉइंट सेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। जी भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब ने असद कैसर साहब के साथ मुकालमा किया है, आपको दिखाते हैं। आप ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, खुल के मुस्कुराएं आप। मैं देखिए मैं साहब, सबसे पहले तो ये है कि मैं कस्टोडियन हूँ और मैं जो भी करता हूँ रूल्स के मुताबिक करता हूँ, और जो बिल हुकूमत लाती है उसको टेबल करना, या अपोजिशन की जो बिल होते हैं
और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंशाल्लाह किसी वक्त, चूंकि आपने बताया, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये असेंबली जो है ना सबसे ज्यादा कानून साजी कर चुकी है, कंसल्टेशन कर चुकी है और बहुत सी चीजों पे अपना काम कर चुकी है। अब ये एक्सपोज नहीं कर रहे आप असद कैसर को। आप असद कैसर को एक्सपोज जब करते हैं, जब आप इस बात को जिस तरह ऑपोजिशन को मुतहर्रिक करके कम से कम इस बात पे आज तक आप सादिक संजरानी को नहीं निकाल पाए, तो कम से कम इस बात पे जो रूल्स की वायलेशन है उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए बाहर आते और फिर इसको एक मौजू बनाते, ना कि आप लोग बाहर आए, दोनों ने तकारीर भरी, बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, और आगे बढ़े। अब ये मेरी समझ से बाहर है वही साहब। ये माजरत, मैंने जरा लंबी इंट्रोडक्शन दी क्योंकि दो असल में मौजूआत हमने कवर किए हैं। एक तो ये कि वो तमाम बिल्स अब कवानीन बन चुके हैं, और दूसरा ये कि ऑपोजिशन क्या कर रही थी, कर क्या सकती थी, और तनकीद किस बात पे की जबकि करनी किसी और पे चाहिए थी। तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। लेकिन पहले तो ये जो जॉइंट सेशन था, ये जॉइंट सेशन कॉल करने के पीछे वजह क्या थी कि सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, कुछ बिल सेनेट में फंसे हुए हैं, आम तौर पे जो प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा और उसके हो पा रहा, और आप फिर जॉइंट सेशन कॉल करते हैं। और जॉइंट सेशन में, और जिस तरह हमारी पार्लियामेंट जो है वो आजकल हमने देखा है चलती है, और जिस तरह पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो वोट भी करते हैं, तो पहला तो सवाल मैं ये उठाऊंगा कि पार्लियामेंटेरियन जब अपने ज़मीर का इस्तेमाल करता है, अपने मैंडेट को एक्सरसाइज करता है, जो उसको मैंडेट अवाम ने दिया है कि वो अवाम और अपने हल्के की तरफ से इश्यूज़ को समझे और उनको समझने के बाद उस पर अपना जहन लगा के जो है उस पर वोट डाले। तो क्योंकि आम तौर पे जो जमहूरियत दुनिया की डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे वोटिंग पैटर्न जो है वो आपका 20-25 सालों का देखा जाता है कि आपने वोट किस तरह से किया था। जिस तरह हिलरी क्लिंटन ने जब इराक वॉर के लिए वोट किया था, तो 15-20 सालों बाद भी जब वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही थी, तो वो एक इलेक्टोरल उनका इशू था, कैंपेन का एक इशू था दूसरी साइड की तरफ से भी। तो ये जो वोटिंग पैटर्न्स हैं, इनको इस तरह से आईनी तौर पे कंसेप्चुअली और डेमोक्रेटिकली जो है वो लिया नहीं जाता। मैं पहला तो ये सवाल उठाऊंगा कि इतने सारे लोग जब वोट करते हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, कितनी इनकी राय एक्चुअली इंडिविजुअली जो है वो इम्पोर्टेंट होती है विद इन पार्टी, कितना वो जहन लगाते हैं, कितना वो कानून से वाकिफ होते हैं कि वो जो वोट देने जा रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूएंट्स की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कितना दखल उनकी कंस्टिट्यूएंट्स के वेलफेयर का है और कितना उनकी समझबूझ है कि मुल्क के मफाद में इस तरह की लेजिस्लेशन होगी या नहीं। तो पहली बात यह है कि ये जिस तरह से हमारी पार्लियामान चलती है उसकी बुनियादें जो हैं उसको भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो सेम पेज का फटना ना फटना था, ये एक बहुत बड़ी वजह और एक कड़ी समझी जाती है कि अगर इसको आपने गेज करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से पार्लियामेंटेरियन ऑफ जहांगीर तरीन ग्रुप है, PMLQ है, MQM है और दीगर इस तरह के ग्रुप्स हैं जो इत्तेहादी तो हैं हुकूमत के और इवन पीपल्स PTI का हिस्सा हैं, लेकिन इमरान खान साहब से उनकी ऊंच नीच वाली रिलेशनशिप रही है। अगर वो सब मिलके उन्होंने आज वोट दे दिया तो इसमें क्या सियासी ले दे था या बाकी इस्टेब्लिशमेंट के फ़ोनों की जो बात होती है इसमें कोई सच था या नहीं था, ये हम वाज़े तौर पे तो नहीं कह सकते। लेकिन पास ये बिल ज़रूर हुए। खान साहब जो हैं वो एक मेजॉरिटी से पास कर पाए बिलों को, और जो अपोजिशन का रोल होना चाहिए था वो कम से कम ये था कि वो शो अप करते कि ये जो सारे बिल पास किए जा रहे हैं उनकी जो है डिबेट क्यों नहीं कराई जा रही, और हुकूमत इन इटसेल्फ जो है वो जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रही या क्यों नहीं कर रही कि ये बिल्स जो हैं ये क्यों पास होने चाहिए, ये मुल्क के वसीतर मफाद में क्यों हैं, ये क्या चीज़ अचीव करने के लिए पास किए जा रहे हैं। अगर हुकूमत ये अमल करती तो और आसान हो जाता अपोजिशन के लिए कि वो तनकीद करते फिर इस बात पे और हर पर क्लॉज बाय क्लॉज लेके और मजमूई तौर पे कंसेप्चुअली एंड लीगली जो है स्टैट्यूटोरियली जो इम्पैक्ट होगा इस कानून का माशरे पे और पाकिस्तानियों पे और मुल्क के मफाद पे, उस पर तनकीद भी कर सकते थे, अपनी राय भी दे सकते थे। अब जबकि हुकूमत ने यह नहीं किया तो वहाँ भी फ़र्ज था अपोजिशन का कि ये बात शो अप करने के बाद कि उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया इस अमल को, वो अपनी एक ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन ज़रूर देते हैं कवानीन के हवाले से, और वो बहुत जेनेरिकली और बहुत वेगली की गई बात शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म अपोजिशन नहीं नज़र आई। हमने देखा कि जो कहीं ना कहीं जो है राय पीपल्स पार्टी की कुछ डिफरेंट भी थी और कुछ लोग जो हैं वो शो अप नहीं किए, और ये सारी चीज़ें इशारा इसी तरफ करती हैं कि कोई बहुत ज़्यादा एतमाद जो है वो अपोजिशन लीडर में और अपोजिशन में नहीं था, MPs का भी, और बिकॉज अवाम में भी आई थिंक उस तरह से एतमाद नहीं नज़र आता है।
और जबकि हमने कुछ ही किलोमीटर दूर देखा कि मरियम नवाज जिस जोर और शोर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बात कर रही थी और पार्लियामान में हमने उसका बिल्कुल ऑपोजिट दम देखा। तो देखिए, आवाज बढ़ाने से और चीज को बार बार कहने से उसमें वजन नहीं आ जाता, आपको बात वजनी करनी पड़ती है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन जो है वो उससे वजनी बातें हुई, और जो स्ट्रैटेजी थी वो भी फ्लॉट थी, आधा तीतर आधा बटेर वाली स्ट्रैटेजी थी के अंदर गए भी, स्पीचेस भी की, बात भी की, वॉकआउट और जो है नहीं, और ये स्ट्रेटजी भी नहीं थी वहीद साहब। ये जहां तक मतलब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, भट्ट साहब ने भी रिपोर्ट किया जिसका मैंने हवाला भी दिया कि स्ट्रेटजी थी कि हम इशारे का इंतजार करेंगे और फिर हम बाहर निकल आएंगे। वो इशारा ही नहीं आया, वो इशारे शहबाज शरीफ साहब का होना था। ऐसे नहीं हो जाती। देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका बड़ा क्लियरली नजर आता है कि वो पार्लियामानी मामलात को आगे चलाना चाहते हैं। अगर वोट नहीं है ऑपोजिशन के पास तो भी वो जो है ऑपोजिशन के रोल की हद तक लेजिटिमाइज करते नजर आते हैं इन सारे मामलात को बाय हिज पार्टिसिपेशन एंड द वे ही पार्टिसिपेट्स बोथ। तो शहबाज शरीफ साहब जो कि एक सफ़े अव्वल के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री लीडर के रोल में उस तरह से जचते हुए नहीं नजर आते जिस तरह से तवक्को करनी चाहिए एक ऐसे इंसान से जिसने पंजाब जैसे सूबे को जो है काफी एडमिनिस्ट्रेटिवली इफेक्टिवली चलाया है। वहां पे वो सियासी बसीरत भी नजर नहीं आती, विजडम। देखिए, दोनों चीजें मिसिंग इस वक्त नजर आती हैं शहबाज शरीफ साहब में। एक तो सियासी बसीरत, विजडम भी लैकिंग लगती है, स्ट्रैटेजी लैकिंग लगती है, स्टैचर लैकिंग लगता है। हालांकि जो उनका तजर्बा है, उनका स्टैचर तो इन बिल्ट होना चाहिए, उनके क्रेडेंशियल्स इन बिल्ट होने चाहिए। उनका जो तजर्बा है, जिस तरह मीटिंग्स कंडक्ट करते थे, ब्यूरोक्रेसी जिस तरह उनकी उंगलियों के इशारे पे चलती थी, वो उसका मैं तो एक हद तक चश्मदीद गवाह भी हूँ। तो वो जो बैकग्राउंड शहबाज शरीफ साहब का है, उसके बाद व्हेन ही इज इन द हाईएस्ट सैडल ऑपोजिशन वाइज, तो ही इज बीन एक्सपोज्ड। एंड आई थिंक ये एक्सपोजर उस दिन शुरू हुआ था जब उन्हें लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी सियासी लीडरशिप की आई थिंक मेरे ख्याल से ये आप बहुत बेनेवलेंस के साथ बहुत दफा आप ये बात कर चुके हैं। जिस तरह आपके ख्याल में उनको अगर आप समझते हैं कि अचानक से लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता भूल गए तो एक अलग बात है, लेकिन जितनी बदनीयती उस दिन थी उतनी ही बदनीयती यहाँ पर आपको एलोकेट करना होगा ना, कि जिस तरह ऑपोजिशन चल रही है पार्लियामेंट में। यही सही है। अच्छा, बहरहाल ये नियति का ही एक एक्सटेंशन है वहीद साहब। ये शहबाज शरीफ साहब की नियत ये है कि पार्लियामान अंडरमाइन ना हो, और जाहिर है कि इसमें इनडायरेक्ट फायदा जो है वो हुकूमत वक्त को जाता है और पावर्स दैट बी को जाता है कि इस निज़ाम को। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब का कुछ और मामला है, और वो मामला जो है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आमिर लियाकत हुसैन साहब, वो शायद कॉमिक रिलीफ आपको लगे, लेकिन उस मामले में ही मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब का कुछ मामला है, आपको दिखाते हैं। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? अच्छा, ये आमिर लियाकत हुसैन साहब ने फरमाया, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई भी किया ये इस बात को शायद रद्द करने के लिए कि वो जो लोग थे जिनकी फ़ोन आए वो फवाद चौधरी थे, अली जैदी थे, फैसल वावडा थे। यानी कि उन्होंने ये जो कहा कि वही लोग लाए हैं जो हमेशा लाते हैं, तो उन्होंने उसको ज़रा फिर डाइल्यूट किया। अच्छा, तारिक चीमा साहब ने भी कुछ दिलचस्प बातें की। अच्छा, ये रेलेवेंट इसलिए कि ये बिल्ड अप टू दिस जॉइंट सेशन में ये बात बहुत बार बार की जा रही थी कि आप छोड़ें कि न्यूट्रल हो या ना हो, ये बस अगर इनके एलाइज जो हैं, इत्तेहादियों के ऊपर से ही अगर जरा जोर कम कर दिया जाए तो ये तो भागने को बहुत दिनों से तैयार है। और PML काफ जो है वो प्राइम एग्जाम्पल दिया जा रहा था, और उनकी तरफ से बयानात भी सामने आ गए थे कि नहीं जी हम ये नहीं करने वाले। MQM तो खैर छोड़ ही दें, MQM पे भी बात करेंगे, लेकिन PML काफ जो एक सब्सटैंशियल साथी है उसकी तरफ से बातें क्लियरली सामने आ रही थी कि अव्वल तो हम इनके इत्तेहादी है ही नहीं, हम जिनके इत्तेहादी हैं वो भी अब इनसे तंग हैं, लिहाजा अब हम नहीं करने वाले जो ये मांगते हैं। और ये आया तारिक चीमा साहब की कुछ दो स्टेटमेंट्स में है। पहले वो बिफोर एंड आफ्टर टाइप, ये जिस तरह एडवर्टाइजमेंट्स होती थी ना, तो ये बिफोर वाले साहब एक बात तय है कि यहाँ गुड एंड बैड कॉप वाला जो है ना, वो एक ट्रेंड बन गया है हमारी सियासत में। इवन PMLQ में अब लगता है कि एक चीमा साहब की अलग आवाज है, मुनस इलाही की अलग आवाज है, लेकिन एंड में जो होना होता है वही होता है। जो आप एक्सपेक्ट PMLQ फितरत से कर सकते हैं, वो करते वही हैं। मेरे ख्याल से ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है भाई साहब। मेरे ख्याल से ये वो है जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि अच्छा अब आप बोले
अच्छा आपके बोलने का मुझे फायदा हो जाएगा तो अब मजीद नुकसान होगा तो अब आप चुप हो जाएं, अच्छा अब आप बोलें, यानी ये फायदा उठाया जा रहा है। तारिक चीमा साहब का बिफोर आपको दिखाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना तो हुकूमत का काम है ना, वज़ीर आज़म साहब का काम है। वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे तो हम एक पेज पर होंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए, ये छोटा फैसला नहीं होने जा रहा, ये बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब अगर ब्लैकमेल हुए हमारी किसी हरकत से, तो उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो आकर आवाम को बताएं कि जी इस तरीके से मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हम इनको वोट नहीं करेंगे। अच्छा ये थे बिफोर चीमा, अब आपको दिखाते हैं आफ्टर चीमा। ये आखिरी मौका है कि आप हुकूमत के साथ हैं या आगे भी चलेंगे? यार देखो अभी तक तो हुकूमत के साथ है, ना चाहते हुए भी वोट डाल रहे हैं, पार्टी की आदत का फैसला है। ना चाहते हुए वोट डाल, मैं तो कम से कम ना चाहते हुए डाल रहा हूँ, पार्टी की आदत का फैसला। अपने स्टांस पे कायम है जो आपने मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर के सामने बात कही थी? मैं अभी भी कायम हूँ, लेकिन पार्टी का फैसला डिसिप्लिन के पाबंद नहीं डाल रही। तो क्यों वोट नहीं डालना जी? क्या मसला क्या है? ये फिर बाद में बात। जी वही साहब, ये आपने देखा होगा, ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, ये बैड कॉप का एकदम से गुड कॉप बन जाना है। कॉप वही है। देखिए ये बात बहुत क्लियर है कि खान साहब को रिपीटेडली मैसेजेस ये भी जाते हैं एक तरफ के जैसे वो पूरी तरह मुस्तहकम नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू इट अभी तक उनको उस तरह से नहीं हिलाया गया है जिस तरह से उनको खदशा होना चाहिए। जिस तरह अनफोल्ड पिछले एक आध माह से मामलात हो रहे हैं, तो वो उसका कोई खातिर खां नतीजा अभी तक सामने उस तरह से नहीं आया कि कोई पॉलिटिकल लॉस उनको हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन और कॉन्फिडेंस में जो है अप्स एंड डाउन खान साहब ने ज़रूर देखे हैं। उनकी अपनी पार्टी में एतमाद जो है वो एट लो एब है, लेकिन एंड में जब ये जॉइंट सेशन टाइप चीज़ों में भी वो निकल जाते हैं, जिस तरह सेनेट इलेक्शंस में भी वो निकल गए, उनका काम हो गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी एंड में जाके उनका काम हो गया, तो ये सेम पेज फटने के बाद उनके लिए बहुत मुस्बत है कि इस तरह से मामलात आगे चले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो शुरू में लग रहा था कि जोल्ट उनको दिया जाएगा, लेकिन एंड में यही नज़र आया कि इतना दिखाना काफ़ी था और ये बिल आखिर पास हो गए। बट दैट डज नॉट मीन कि ये सेम पेज जो है वो फिर से सिल गया है। आई थिंक ये सेम पेज में जो है इस वक्त कोई स्टैग्नेशन मुझे नज़र आती है कि जहाँ पूरी तरह फटने की तरफ जो है दोनों साइड से कोई पेशरफ्त नहीं है मजीद, और कहीं ना कहीं हम स्टैग्नेशन देख रहे हैं और कोल्ड वॉर कह लें या जो भी है, इसका कहीं कोई फाइनल पुश की तरफ दोनों पार्टियां नजर नहीं आ रही जाते हुए। सही है। एक ब्रेक लेते हैं मेरे ख्याल से, उसके बाद हम जब वापस आएंगे तो जो दूसरा मौजू था जिसके नवीद साहब ने इशारा किया था, मरियम नवाज साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपील की पेशी और उससे पहले राना शमीम साहब का एक एफिडेविट सामने आ जाना और उनके बेटे साहब का सामने आ जाना और उनकी फिर बातों का सामने आ जाना, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360, जहां एक तरफ पार्लियामान के अंदर हम नंबर्स गेम देख रहे थे और कशमकश के अंदर मुब्तला थे कि क्या होगा, वहां दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मरियम साहिबा की अपील ज़ेर समाअत थी और उसमें जो हस्ब रिवायत अब है कि वहां से बाहर निकलने के बाद मरियम नवाज साहिबा ने एक स्पीच दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो फिर एक स्पीच वेन्यू भी चली गई है। लेकिन जो मौजूआत सामने आए उनमें से एक कंट्रोवर्सी थी राना साहब, साबिक चीफ जज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, उनका एक बयान हल्फी लंदन में रिकॉर्डेड नो लेस सामने आया, जहां पे उन्होंने इल्जाम लगाया साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की अपील्स की समाअत के अंदर किसी तरह की मुदाखलत करने का कहा था एक और जज साहब को। ये जज साहब जिनका उन्होंने हवाला दिया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्योंकि ताल्लुक रखते थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सही समझा कि उनके चीफ जस्टिस ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया सहाफ़ी अंसार अब्बासी को, पब्लिशर मीर शकील रहमान साहब को और दीगर तमाम उन लोगों को, राना शमीम साहब को भी, जहां पर उनके बेटे साहब ने पहुंचकर कोई उनके वालिद साहब की मदद नहीं की और फिर उन्होंने टीवी शोज़ पे जाके भी कोई ज़्यादा खास मदद नहीं की। उन्होंने ये बात अयां कर दी कि उनके वालिद साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के सियासी साथी भी हैं, न सिर्फ माजी में रहे हैं बल्कि अभी भी उन्होंने सियासी हिमायत में ये बात सामने की है। उस बात के अंदर फैक्चुअली भी बहुत सारे ग्लेयरिंग लूपहोल्स हैं। उस बात का स्टैम्प पेपर पे लंदन में ही रिकॉर्ड होना क्यों हुआ और फिर लंदन में उस नोटरी पब्लिक के पास रिकॉर्ड होना जो कि नवाज शरीफ साहब के सारे पेपर्स अटेस्ट करते आए हैं, ये क्यों हुआ, ये सारी सवालात जो हैं अतरमीन अल्लाह साहब ने अपनी कंटेंट की हेयरिंग में भी रेज किए। अंसार अब्बासी साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि यहाँ खबर ये है कि एक जज दूसरे जज पे इल्ज़ाम लगा रहा है, खबर ही सिर्फ ये है,
उस खबर में सदाकत कितनी है वो जज साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको प्रूव करना है। लेकिन खबरियत जो है वो इसमें ही काफ़ी है छपने के लिए कि एक जज दूसरे जज पे एक ऐसे वक्त के हवाले से इल्ज़ाम लगा रहा है जहाँ पे बहुत क़यास-आराइयाँ मौजूद हैं कि एक इंटरफेरेंस थी इन द जुडिशल प्रोसेस। भाई साहब ये इसके अंदर मेरे ख्याल से हम मेरिट्स पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि एक ज़ेरे बहस एक कंटेम्प्ट का इशू है, लेकिन यहाँ पे जो जर्नलिस्टिक इशू सामने आए हैं जिस पे डॉन ने भी इदारिया लिखा है कि और जिस चीज़ पे अंसार अब्बासी साहब भी कायम है कि मेरा काम था उस एफिडेविट का होना या ना होने को कंफर्म करना, उसके मतन की तस्दीक करना और जिसने वो एफिडेविट स्वेयर किया है उससे ये मालूम करना कि क्या वाकई में उन्होंने ही किया है। उसके बाद खबरियत ही उस बात में इतनी थी कि चाहे वो इल्ज़ाम ही हो, मुझे दूसरी तरफ का वर्जन लेना था, मैंने लिया, उन्होंने इस तमाम बात को रद्द की, लेकिन ये तमाम मामला जो है वो खबर बन चुकी थी। यहाँ पे इशू जो है वो सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि एक जज ने किसी और जज के बारे में बात की है, जाहिर है कि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। एक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के कोर्ट का और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी एक इशू बना हुआ था कि क्या एक मुंतखब वजीर आजम को एक साजिश के जरिए से बरतरफ किया गया, क्या उनकी हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से और अल्टीरियर मोटिव्स की बुनियाद पे जो है एक साजिश के जरिए से खत्म किया गया। अब ये एक इशू ऑलरेडी इन द फील्ड है जिसमें शौकत सिद्दीकी साहब का भी एफिडेविट है, इसमें अरशद मलिक साहब की भी बातें हैं और ओवरऑल एक ये इशू बना हुआ है। और उस पस मंजर में मैं देखूंगा इस एफिडेविट को जो कि इन सारी चीजों को का एक हिस्सा मैं इसको देखूंगा, मैं इसको इंडिपेंडेंटली नेसेसरली नहीं देखूंगा। और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये एक मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, बियॉन्ड ऑल इंपॉर्टेंस, यानी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या एक साजिश के जरिए हटाया गया या नहीं, ये एक इशू है जिसको हिस्ट्री कहीं ना कहीं आंसर जरूर करेगी। ये आप मेरी बात लिख के ले लें कि कहीं ना कहीं इसका जवाब जरूर आएगा और उसकी मेरे ख्याल से ये एफिडेविट एक कड़ी हो सकती है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कंसर्न्स हैं वो भी अपनी जगह हैं कि भाई क्या कोई भी एफिडेविट दे के मुतनाज़ा बना सकता है जुडिशरी को, और वो भी उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन बात यह कि एक और भी बात फिर है सवालिया निशान कि अगर बिलफर्ज, मैं नहीं कह रहा कि ये जो कहा जा रहा है ये हुआ, लेकिन अगर बिलफर्ज ये हुआ तो ये बेनकाब फिर चीजें कैसे होंगी अगर वेरासिटी जाने बगैर ही उनको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जो हैं ये कोई आम आदमी फिर भी नहीं है। मैं इनके कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता, ना मैं कोई उनको कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जिसकी रसाई उस शख्स यानी उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ इस हद तक थी कि वो अकेले उनके साथ चाय पी रहे थे बेगमात के साथ, तो उस रसाई के बाद अगर कोई बात ये करता है तो उसको जरूर एक मजमुए के साथ जोड़ा जा सकता है जहां ऑलरेडी ये बात जो है एट इशू तो है कि क्या ये साजिश थी या नहीं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता इस एफिडेविट के जरिए से या नहीं, और ये बात भी मैं समझ सकता हूँ कि ये कंसर्न की बात है कि ऐसे ही कोई भी एफिडेविट दे दे, अखबारों में चल जाए और मुतनाज़ा हो जाए जुडिशरी। हाँ, कंसेप्चुअली ये बात नजर आती है कि यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफ इफ इट वाज अ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ही इज सेइंग समथिंग अबाउट समवन जिस तक उसकी बहुत रसाई थी, और अगर वो इस नौयत की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और जुडिशियल हिस्ट्री के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट बात है, तो इट्स वर्थ प्रोबिंग। लाइक आई डोंट नो व्हाट द ट्रूथ इज, बट आई एम जस्ट सेइंग कि फिर व्हाट इज द अल्टरनेटिव। अगर हम गला घोट देते हैं इन बातों का तो फिर ये बात कहाँ जाएगी, ये कहाँ से निकलेगी अगर सच है। मैं नहीं कह रहा सही है, मुझे नहीं पता। सही है, लेकिन इसके तो इन बातों का सामने आना अगर इतने पार्शियल शख्स की तरफ से नहीं आता और इतने इनकॉम्पिटेंट उनकी फिर वकालत नहीं की जाती, और मुझे नहीं पता उनके साहबजादे ने क्या किया, वो उनके वकील हैं, लिहाजा मैं इसको इनकॉम्पिटेंट वकालत ही कहूँगा जो उन्होंने शाहजेब खानजादा के पास जाके की, और फिर वो उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने फिर काशिफ अब्बासी के पास जाके भी की। दैट वाज मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन उन्होंने जो भी किया इसके ऊपर फिर बैंक करना पीएमएल नून के लिए वो फिर कॉलिब्री मोमेंट ज्यादा लगने लगा बजाय इसके कि वो एक इंकशाफ लगता, और वो इंकशाफ जरूर लगता है और मेरे ख्याल में उसमें खबरियत बहुत है। अगर महज एक इल्जाम ही है, ये दोनों चीजें ये आप जहन में रखें कि इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा दो राय आपको मिलेंगी कि पीएमएल नून जो है वो कहीं ना कहीं इन सारे मामलात के साथ जुड़ी हुई तो नजर आती है, लेकिन जुड़ी हुई हो या ना हो सच को सामने आना जरूरी है। जो भी सच है
और पीएमएल नून ऑब्वियसली और खासकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तो अपनी साख और सियासी साख की बात भी है, तो वो जाहिर है कि बढ़ चढ़ के इन एफिडेविट्स का फायदा उठाएंगे और उनका हक है कि वो उठाएं अगर वेरासिटी है इनमें। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये कि जस्ट बिकॉज पीएमएल नून is playing it politically and to their advantage, it doesn't necessarily mean that this isn't something to probe. Again, अब ये कोई नथु खैरेन का एफिडेविट तो नहीं है ना, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के करीब जरूर थे, लेकिन वो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान भी थे, वो साकिब निसार के साथ अकेले चाय भी पीते थे। तो लिहाजा अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या ये सच है या नहीं, क्या ये हमारा हक नहीं कि हमें पता तो चले, क्योंकि ये एक इशू तो बना हुआ है ना कि क्या एक सियासी एक जमहूरी हुकूमत को गैर कानूनी तौर पे अल्टीरियर मोटिव्स की बुनियाद पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से बरतरफ किया गया या नहीं। मैं इसका जवाब दे नहीं रहा, मैं लेकिन इसका जवाब मांग तो सकता हूँ। नहीं, सही है। और इस सब कुछ का सवाल करने के लिए लेकिन अगर ये एफिडेविट सामने नहीं आता बल्कि इनकी तरफ से एक बयान सामने आ जाता तो शायद बेहतर रहता। लेकिन ये अंग्रेज की छाप लगना जरूरी है किसी भी बयान पे, वो बेहतर कर देती है। और वो छाप जो है वो उसी बंदे की हो जो कि मियां साहब के लिए वैसे भी बाकी सारे जहाँ से बाकी सारी सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, तो क्यों बेहतर नहीं है। अब ये सवाले से आप लोगों की राय भी हम जानना चाहेंगे। कल के शो में वही साहब अकेले शो को कंडक्ट करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते के लिए ये क्योंकि कंटिन्यूइंग एंड ऑनगोइंग इशू है, इसके ऊपर हम आपकी राय जरूर चाहेंगे। @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, आपके आ रहा होगा। @हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है। @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह एक बार फिर से समा के साथ फिर शो के साथ हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग।